हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। अभी तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा। तो इनमें एक आपको सामने नजर आ रहा है टॉपिक, ओम के नियम से धारा घनत्व में संबंध। तो पहले तो आप ये देखते हैं ओम का नियम क्या था। आपने देखा कि जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। और ओम के नियम में जैसे चालक तार की लंबाई है, अक्षेत्रफल है, ताप है आदि अपरिवर्तित रहते हैं। कहने का मतलब उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आपने देखा V इक्वल टू आई आर। तो जो ओम का नियम का जो सूत्र था वो ये था बच्चों, ओम के नियम का सूत्र V इक्वल टू आई आर, यह सूत्र था। इनमें क्या ज्ञात करेंगे अपन? धारा घनत्व में संबंध ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, V इक्वल टू आई आर। अब V तो विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। तो अब ध्यान से देखिए कि विभवांतर जो आपने ज्ञात किया था वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। विद्युत तीव्रता E इंटू होता है V अपॉन L। ठीक है, तो आप V की जगह क्या रख सकते हो? E डॉट L। और एक आ गया रो प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो R का फॉर्मूला ये रख सकते हो आप, रो L इंटू ए। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगी आपकी 2, ये हो जाएगी 3। ये मान आपको रखना है समीकरण नंबर 1। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों कि जब संबंध ज्ञात करते हैं तब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये विभवांतर बट्टा लंबाई। तो एकांक लंबाई के ऊपर लगने वाले विभवांतर के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक आपने देखे होंगे बच्चों। क्या क्या कारक थे? आपने देखा कि R का जो मान है वो L के समानुपाती, R का मान है वो क्षेत्रफल के व्यत्क्रमानुपाती, और जब R का मान है वो L इंटू ए और समानुपाती की जगह हटाते हैं तो यह प्रतिरोधकता आता है, ये L इंटू ए। तो अब R का जो मान है वो विशिष्ट प्रतिरोध इंटू लंबाई अपॉन क्षेत्रफल के इक्वल रख सकते हैं। तब आप समीकरण नंबर 1 से ध्यान से देखिए, V की जगह तो रखना है E डॉट एल, I की जगह I आ जाएगा, R की जगह रखना है रो L इंटू ए। तो आप ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ध्यान से देखो बच्चों, समीकरण नंबर 2 व 3 का मान 1 में रखेंगे। तो मैं ये समीकरण यहां फिल कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए। I इंटू आर, V की जगह आपने रखा E डॉट एल। देखो बच्चों ध्यान से, I की जगह I और R की जगह रखा रो L इंटू ए। तो L से L कैंसल, E बराबर I रो 1 अपॉन ए। अब आपको पता है कि जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई इंटू ए। तो इस कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में तो ये समीकरण नंबर आ जाएगी आपकी 4। तो E बराबर आई इंटू ए, और यह आ जाएगा रो। आई इंटू ए को J से व्यक्त करते हैं तो ये E का फॉर्मूला आ जाएगा J रो, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको करना है रो का मान। रो को क्या ई के नीचे ले जाएंगे? तो ध्यान से देखो, जे धारा घनत्व हो जाएगा ई अपॉन रो। अब आपको मालूम है कि जो चालकता है सिग्मा होती है 1 अपॉन रो, इसको सिग्मा से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जे बराबर ई की जगह जाएगा सिग्मा, और ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसको अगर आप सदिश के रूप में लिखोगे तो सिग्मा ई, ये आपका हो गया ओम के नियम में धारा घनत्व का संबंध। तो इसको आप बोल सकते हो ओम के नियम से धारा घनत्व में संबंध है। देखो बच्चों, धारा घनत्व बोलते हैं जे को, तो धारा घनत्व में क्या है? ये आपका ओम का नियम संबंध हो गया। कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेते हैं कि जे इक्वल सिग्मा डॉट ई के सूत्र की व्युत्पन्न कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए।
तो ये बच्चों आराम से 2 नंबर का एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं, या तो पूछ लेते हैं ओम के नियम से धारा घनत्व में संबंध, या आपको इस तरह से दे दिया जाता है कि धारा घनत्व है वो चालकता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ओम का नियम का सूत्र रखना है। उस सूत्र में जो विभवांतर है वो आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E बराबर V/L होता है। तो अपन को V का मान चाहिए तो E.L हो जाता है। ये मान तो यहाँ रख दिया। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक मैंने यहाँ रखा, लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब समीकरण को एक साथ रखते हैं तो L इंटू ए, और ये समानुपाती उठाते हैं, यहाँ जाता है प्रतिरोधकता। तो R की जगह ये मान रख सकते हैं, ये मैंने मान यहाँ रख दिया। अब ये दोनों मान आप ओम के नियम के फॉर्मूले में फिल कर दिया, तो ये आगे इसमें L से L कैंसिल हो गया, E बराबर I रो 1/A। एक को I के नीचे भेज देंगे तो ये धारा घनत्व का संबंध बन गया। तो ये धारा घनत्व की जगह अपन J से लिखते हैं, और ये रो गया। अब इस रो को क्या करेंगे, E के नीचे भेज देंगे, तो धारा घनत्व का हो जाएगा E/रो। 1/रो का मतलब होता है चालकता, जिसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बच्चों आपको क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती की जगह सिग्मा लिखेंगे, ये सिग्मा की जगह आप क्या करोगे सिग्मा डॉट ई, तो जे बराबर होगा सिग्मा डॉट ई। ये हो गया ओम के नियम में धारा घनत्व में संबंध। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। अब बच्चों देखो अपवन वेग, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अपवन वेग। अपन वेग को Vd से भी व्यक्त करते हैं, V और D, ये इसका सिंबल होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक नली होती है, इस नली के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और इसको एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, माइनस प्लस। ये वोल्ट की बैटरी है, इसमें धारा की दिशा आई होगी। इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो बच्चों थ्योरी ऐसे बनती है, अपवन वेग होता क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन व धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, और बाह्य विद्युत क्षेत्र बाह्य बल लगाने पर इलेक्ट्रॉन की दिशा एक दिशा में करने से जो धारा प्राप्त होती है उस धारा को अपन बोलते हैं अपवन वेग। या दोबारा ऐसे सुनिए कि इलेक्ट्रॉन और वह धारा ये एक दूसरे के विपरीत है। तो सबसे मेन पार्ट इसका यह है, विद्युत धारा व इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो आपको यह पता चल गया कि जो धारा की दिशा है और वह इलेक्ट्रॉन है वह एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। तो अब आप क्या करें, आसान तरीके से भाषा ऐसे बनाइए, लिखने की जरूरत नहीं, समझना जरूरी है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो धारा के विपरीत दिशा में है, नीचे की तरफ आ रहा, धारा जा रही ऊपर की तरफ। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये कहते हैं कि माना कि L लंबाई की कोई परख नली है जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इन इलेक्ट्रॉन की गति है वो धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। जब बाह्य बल या बाह्य विद्युत परिपथ लगाने पर जब इलेक्ट्रॉन की गति और धारा की दिशा के अनुदिश हो उस वेग को बोलते हैं अपवन वेग। अपवन वेग को Vd से व्यक्त किया जाता है। तो आप यहां से लिख सकते हो अपवन वेग V और यहां D, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्यक्त किया जाता है।
अब अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिभाषा निकालते हैं। तो E बराबर होती है F इंटू क्यू। अब क्यू की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, F इंटू ई। ध्यान से देखिए बच्चों, अब F के बराबर रखेंगे तो क्या जाएगा, क्यू ई या E इंटू ई। और इलेक्ट्रॉन का मान है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो विपरीत होने के लिए अपन F का जो मान है वो ये ले लिया, F बराबर माइनस ई अपॉन ई। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब बात करते हैं अपन त्वरण में। तो न्यूटन ने गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, F बराबर m डॉट ए। तो त्वरण चाहिए, तो त्वरण का जो मान है वो यहां से समीकरण नंबर रखिए आप 2, तो एक का जो मान आएगा वो क्या जाएगा बच्चों, F इंटू एन। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 3। अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे साथ में, तो आपको ये आइडिया हो जाए F का मान है माइनस ई कैपिटल E इंटू एम। यह समीकरण नंबर हो गई 3। अब अपन याद करते हैं, ये A है, ये त्वरण है, इलेक्ट्रॉन में त्वरण। अब बात करते हैं गैलीलियो की प्रथम समीकरण। तो गति की प्रति समीकरण, गति की प्रथम समीकरण से, तो गति की फर्स्ट समीकरण क्या होती है बच्चों, V बराबर U प्लस ए टी। ये समीकरण है। अब ये कह रहा है कि U है वो तो है प्रारंभिक वेग, तो इसका मान 0। A हो जाएगा त्वरण, मान दे रखा है, और T हो जाएगा विश्रांति काल। और V हो जाएगा अपवन वेग। ये मान आप रख दीजिए इस समीकरण नंबर 4 में। तो बच्चों V बराबर तो हो जाएगा VD, U का मान हो जाएगा 0, और A का मान आपने समीकरण नंबर 3 से क्या रखना है, माइनस ई कैपिटल E इंटू एम, और T की जगह रखना है विश्रांति काल। तो ये अपवन वेग का आपका फॉर्मूला जाएगा माइनस ई कैपिटल E इंटू एम इंटू 2। ये आपका मान हो जाएगा। अब इसको मोड में रखेंगे तो ये मान धनात्मक हो जाएगा, माइनस ई इंटू एम इंटू 2। तो ये मान आ जाएगा आपका ई इंटू एम 2। अब आपका जो अपवन वेग का जो मान है वीडी का मान आ जाएगा ई कैपिटल E इंटू एम और 2। अब ये कह रहा है कि ये जो मान आया ये आपका अपवन वेग की समीकरण आ गई। इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 5। और आपको पता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V अपॉन एल के रूप में भी लिख सकते हैं। अब V अपॉन एल के रूप में लिखेंगे तो ये क्या जाएगी बच्चों, VD बराबर E, यहाँ क्या जाएगा V अपॉन एम एल इंटू टार्क। इसको बोलते हैं विश्रांति काल समय। ये हो गया समीकरण नंबर 6। ये आपका हो गया अपवन वेग के संबंध में सूत्र। जब कई बार आपको मान रखना पड़े कि अपवन वेग का जब भी कई बार अपन यूज करेंगे सूत्र को, तब या तो रखिए आप E कैपिटल E इंटू एम, यह है विश्रांति काल टार्क, या E का फॉर्मूला V अपॉन एल के रूप में पूछ लिया जाए तब आप रखें E V एम एल डॉट टार्क। ये आ गया आपका अपवन वेग। बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, कुछ समीकरण के माध्यम में मान रखना है। तो सबसे पहले मैं रिवीजन कर दूं एक बार कि माना कि एक प्रणाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन से मौजूद, जिनकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो विद्युत क्षेत्र की धारा व तीव्रता E इनके एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, और बाह्य बल लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करते हैं, तब जाकर अपन को क्या हुआ, धारा प्राप्त होगी। यह तो था इसका थ्योरी पार्सल। अब आपको मालूम है कि विद्युत धारा व इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में गति करते हैं। अपवन वेग को Vd से व्यक्त किया जाता है, एज ए वेग होता है, पर ये अपवन वेग को Vd से व्यक्त करने का मतलब हो गया ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, या Vd से व्यक्त किया जाता है। अब E का फॉर्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, E अपॉन Q होता है, Q की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो F का फॉर्मूला हो जाएगा E, या तो जाएगा QE या E कैपिटल E,
और ई में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो ये ऋणात्मक मान हो जाएगा। जब दोनों को एक दिशा में लाएंगे, एक दिशा में लाने का मतलब क्या हो जाएगा कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्शन इस साइड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड लाएंगे तो ये ऋणात्मक मान हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक से व्यक्त कर दिया। ये तो हो गया एफ का मान। अब एफ का मान है वो न्यूटन गति का दूसरा नियम कहता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण का मान चाहिए तो बल बट्टा द्रव्यमान, और बल का मान आपने यहां से रख दिया, ये मान आपने यहां से रख दिया। ये रखने के बाद में गति की फर्स्ट समीकरण u एज ए प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग कोई भी वस्तु या कोई भी हो वो शून्य होता है, स्टार्टिंग पॉइंट वो है, इनिशियलाइजेशन का मान शून्य होता है। तो ये तो होगा 0। एक का मान है वो यहां से रख दिया। टी है विश्रांति काल। विश्रांति काल का मतलब होता है एक अणु दूसरे अणु टकराने में जो समय लगता है उसको अपन विश्रांति काल कहते हैं। जब कोई एक अणु दूसरे अणु तक टकराता है, उस टकराने के टाइम के बीच का जो इंटरवल होता है या बीच का मध्य का जो समय होता है वो विश्रांति काल कहते हैं। और वी को अंतिम वेग है, या तो इसको वीडी बोलिए, अपवन वेग। ये मान आपने यहां से रख दिया, तब आपके सामने अपवन वेग की दो इक्वेशन आ गई, एक तो वी डॉट एल के रूप में, एक ई डॉट एम के रूप में। ये आपका टॉपिक हो गया अपवन वेग। कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा। अब बात करते हैं बच्चों कार्बन कोड। कार्बन कोड ये छोटा सा प्रश्न है पर परीक्षा में पूछ लेते हैं। इनकी एक टेबल तैयार करेंगे कार्बन कोड। तो इसका एक सेंटेंस है वो देखो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, या इसको ऐसे लिखो, बीबी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, हिंदी में। इस तरह से टेबल तैयार करेंगे सीरियल वाइज। तो अब क्या करेंगे, या तो लिखेंगे सीरियल नंबर या लिखेंगे कलर नेम। ये फर्स्ट सार्थक मान, ये हो जाएगा सार्थक मान। ये हो जाएगा सेकंड सार्थक मान। थर्ड हो जाएगा गुणांक, और फोर्थ हो जाएगी संहिता। देखिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, यहां से एक टेबल तैयार करते हैं। ये आपके ये कलर, ये इसके कोड, ये इसके दूसरे कोड, ये तीसरे कोड, और ये आपकी संहिता। अब आप देखिए नंबर 1, तो पहला जो कलर है वो बी है, बी फॉर ब्लैक। दूसरा कलर क्या बच्चों, बी फॉर ब्राउन। तो बीबी का जो कलर है वो बी का हो गया ब्लैक और बी का हो गया ब्राउन। ये कार्बन कोड का जब मान ज्ञात करते हैं तो एक छोटा सा ये लाइन दी होती है। ये लाइन थोड़ी आसानी हो तो अपन क्या है, कार्बन कोड की टेबल बनाकर अब हम कार्बन कोड की जितनी भी जो वैल्यू हैं उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को एक बार आपने याद कर लिया, इनके माध्यम से कलर आपको सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगे। तो बीबी का हो जाएगा ब्लैक ब्राउन, आर का हो जाएगा रेड, आर का क्या बच्चों हो जाएगा रेड, ओ का क्या हो जाएगा ऑरेंज। तो ये सीक्वेंस वाइज आपको याद रहेंगे। वाई का क्या हो जाएगा येलो, और जी का हो जाएगा ग्रीन, और बी का हो जाएगा ब्लू, और वी का हो जाएगा वॉयलेट, और जी का हो जाएगा ग्रे, और डब्ल्यू का हो जाएगा व्हाइट। 2-3 चल ऐसे होते हैं, एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, एक होता है नो कलर। अब नंबर डालिए आप 1 2 3 4 5
6 7 8 9, तो 9 1 ये 10, ये तो हो गया कलर। अब इसका सार्थक मान होता है 0, इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। अब इनके ऊपर पावर लिख दीजिए आप, 10 की पावर 0। तो सार्थक मान फर्स्ट व सेकंड वो दोनों मान इस टेबल पे यूज करेंगे। तो ये वापस मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। और ये जो गोल्ड है ये 10 की पावर 1 हो जाता है, ये 10 की पावर 2 और ये नो कलर ही। अब इसकी टॉलरेंस संहिता है वो 5%, 10% और 20%, और इनमें कोई मान नहीं है, ये ब्लैंक हो जाएगी और यहाँ ये ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह की आपको ये टेबल तैयार करनी पड़ेगी, बहुत ही इजी टेबल है, कोई हार्ड नहीं है। करना क्या है, कार्बन कोड को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं कि होता क्या कार्बन कोड। ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक वलय है, इस वलय में ध्यान से देखिए एक कार्बन का संकेत है, और इसमें क्या होती है, एक वलय होती है, 4 वलय होती है। एक तो ये वलय, एक ये वलय, एक आपके पास ये वलय आ जाएगी और एक ये वलय हो जाएगी। ये तो फर्स्ट और सेकंड, ये तो व्यक्त करते हैं सार्थक मान को। किसको मान को व्यक्त करते हैं बेटा, सार्थक मान को। और ये जो थर्ड है ये व्यक्त करते हैं गुणांक, और ये व्यक्त करते हैं संहिता। अब आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट व सेकंड वो तो व्यक्त करेंगे सार्थक मान को, सेम मान आएंगे। कई बार ये भी दे दिया जाता है टेबल के अंदर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये बहुत सारे इक्वल है, ये सार्थक मान है, ये मान आपको याद रखनी। तो जो फर्स्ट जो वैल्यू होती है, इन दो वैल्यूओं का तो आपको मान रखना है यहां से, और थर्ड वैल्यू का गुणांक का मान यहां से रखेंगे, और टॉलरेंस संहिता ये मान आप यहां से लेंगे। इस तरह से इनका मान अपन ज्ञात करते हैं कलर की वजह से। जब ये प्रश्न सॉल्व करेंगे तब अपन डाउट्स क्लियर करेंगे। अब ये जो लाइन है ये याद रखनी पड़ेगी, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये सेंटेंस याद होने से क्या होगा कि आपके जो कलर है, कलर की जो सीक्वेंस लाइन है वो एक्यूरेट आपको याद हो जाएगी। तो उस कलर में क्या है, याद करने की दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीबी का मतलब जाता है ब्लैक और ब्राउन, रोए आर का रेड, ओ का ऑरेंज, या को येलो। ग्रेट, अब ग्रेट का जी हो गया ग्रीन, और ब्रिटेन बी का हो गया ब्लू, और वी का होगा वॉयलेट, और गुड का जी हो गया ग्रे, और डब्लू का हो गया व्हाइट। ये कलर की सीक्वेंस आ गई। ये 0 से लेके 9 नंबर तक है, ये क्या आपके सार्थक अंक है। और गुणांक है ये 10 की पावर में व्यक्त करेंगे, 0 से लेके 10 की पावर 9, और ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, और नो कलर है, इसकी कोई पावर नहीं होती है। और इनकी जो टॉलरेंस है वो तीनों की होती है, 5%, 10%, 20%, इनकी कोई टॉलरेंस नहीं होती है। अब इनके माध्यम से अपन ज्ञात करते हैं। तो सूत्र क्या है, देखो बच्चों कोने में ध्यान से देखो, मैं यहाँ थोड़ा टाइप कर रहा हूँ, इसको मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, दोबारा समझा दूँ आपको। ये हो जाएगा 5%, 10% और 20%, और बाकी की ब्लैक होगी। अब देखिए बच्चों होता क्या है, इसका जो सूत्र है वो ऐसे आएगा, फर्स्ट सेकंड गुणा थर्ड प्लस माइनस फोर्थ। इस सूत्र आता है या ओम आता है, और प्रतिशत में भी लिखते हैं तो इसको प्रतिशत में भी लिख सकते। जैसे मैं आपसे प्रश्न दे रहा हूं, देखो एग्जाम्पल करेंगे, ये एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो जाएगा। पूछा कैसे जाता प्रश्न, देखो 1 वल्ले, 2 वल्ले, 3 वल्ले, 4 वल्ले, ऐसे वल्ले दी होंगी, फर्स्ट वल्ले, सेकंड वल्ले, थर्ड वल्ले और फोर्थ वल्ले। मैंने ये बच्चों दे दिया रेड, यहां दे दिया मैंने येलो, और यहां मैंने आपको क्या दे दिया, थर्ड में दे दिया ब्लू, या दे दिया व्हाइट सफेद।
और यहाँ दे दिया गोल्ड, और आपसे पूछ लिया है कार्बन कोड का मान याद करो। तो रेड है, रेड कितने नंबर पे आ रहा है बच्चों? 2 पे। और येलो कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। तो हो जाएगा, इसका तो आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4। और व्हाइट कितने नंबर पे आ रहा है? 10 की पावर, ध्यान से देखिए बच्चों, 9 पे। और गोल्ड कितना होता है? 5%। तो यह आ जाएगा R बराबर 2 और 4 को तो रखेंगे एक साथ, गुणा कर देंगे 10 की घात 9 प्लस माइनस 5%। यह आपका कार्बन कोड आ गया। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुछ नहीं है, एक कार्बन कोड दिया हुआ मिलेगा, जिनमें 4 का या तो कलर दे दिया जाएगा या आपको मान दे दिए जाएंगे। अगर मान दे दिए जाएंगे तो अब तो आपको कलर पूछते हैं, अगर कलर दे दिए तब आपको मान पूछते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है और ये कई बार आपको पूछ लेते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन कोड। बहुत ही इजी है, आप समझ सकते हो। ध्यान से बोर्ड पे देखो एक बार। अब बच्चों देखते हैं गतिशीलता, ये भी पूछ लेते हैं, मोबिलिटी। गतिशीलता में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले सूत्र लेते हैं, वीडी समानुपाती ई। और वीडी की समानुपाती की जगह उठाएंगे तो म्यू लिखेंगे या ई लिखेंगे। तो म्यू बराबर वीडी इंटू ई, ये आपका सूत्र हो जाता है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। जो ये म्यू है, यह है गतिशीलता नियतांक। ठीक है बच्चों। अब परिभाषा जब बनाएं तो ये बनेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व अपवन वेग के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, या अपवन वेग व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को। तो परिभाषा देखिए, अपवन वेग तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को म्यू से व्यक्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, म्यू बराबर है वीडी इंटू ई। अब वीडी का जो फॉर्मूला होगा एज ए वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवन वेग वेग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड, और ई का हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू कुलाम। तो मैंने वोल्ट इंटू मीटर इसलिए लिया कि मीटर मीटर इक्वल हो जाए, तब आपको समस्या ना आए। तो ये जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ से वोल्ट और यहाँ से मीटर। तो ये इक्वल हो जाएगा मीटर का स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वोल्ट का विमा निकालते हैं, क्योंकि कई बार इसकी विमा पूछ ली जाए। या मात्रक तो आपको पता ही है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। यह तो इसका हो गया मात्रक। अगर इसकी विमा पूछ ली जाए तो देखो बच्चों ध्यान से, एम स्क्वायर की विमा निकल जाएगी, बट ये वोल्ट की विमा है, ये सबसे पहले ज्ञात करते हैं यहाँ। तो V बराबर W इंटू क्यू, यही होती है विमा। तो देखिए बच्चों ध्यान से, इसकी विमा हो जाती है M1 L1 L की घात 2 T की पावर -2। ये कार्य की आवेश की हो जाएगी A1 T1। जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, M1 L की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -1। ये आपकी विमा हो जाएगी। ये विमा आपको रखनी है वोल्ट के सामने। तब आप देखिए, मीटर की तो हो जाएगी L की पावर 2, और वोल्ट की विमा हो जाएगी M1 L की घात 2 T की पावर -3 A की पावर -1, और सेकंड की क्या हो जाएगी T1। अब L की पावर 2 से L की पावर 2 कैंसिल। अब T की पावर ये है 1, ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसकी जो कंप्लीट विमा है
ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में चले जाएंगे। m की पावर -1, l की पावर 0, t की पावर क्या जाएगी -2 और a की पावर माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी और a की पावर 1 हो जाएगी। देखिए बच्चों ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएंगे और ये माइनस जब ऊपर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। तो इसकी विमा जाएगी m -1 l पावर 0 t की घात 2 a की घात 1। ये गतिशीलता की आपकी विमा हो गई। तो गतिशीलता क्या होती है कि अपवर्तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है और समानुपाती चिन्ह की जगह म्यू ले लिया। म्यू ही एक गतिशीलता नियतांक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व अपवन वेग के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, जिसको म्यू से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू मीटर। इसकी विमा निकालोगे तो ये आ जाएगी। ये छोटा सा टॉपिक था गतिशीलता, मोबिलिटी। अब ये वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं आप नए चैप्टर के साथ में। तब तक आप लगातार पढ़ते रहिए। जो भी अगर आपको नहीं समझ में आए वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप लाइक कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो। जो भी आपको डाउट्स है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।